हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अपने बीएसटीसी एग्जाम का आज आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हम चौथी क्लास लेकर आए हैं और एक बेहतरीन शानदार ब्रिलियंट टॉपिक को चुना है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। जैसे कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस और ये चौथी क्लास है। ये एक वह टॉपिक है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी हैं अगर इसको सही तरीके से समझे तो। ना समझे तो ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी ग्रामर का सबसे टफेस्ट टॉपिकों में से एक ये भी टॉपिक है। ऐसे तो मेरी माना जाता है क्योंकि मैं तो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मुझे तो कोई टॉपिक कठिन नहीं लगता, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे फील करते हैं कि सर कंडीशन टॉपिक टफ है। ये टॉपिक पहले अपने राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आरबीएससी में ये टॉपिक क्लास 10th में आया करता था, लेकिन इस साल 2025-26 का पैटर्न में इसको 12th में जोड़ा गया है और ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के सभी एग्जामों में जिसमें टेंस आता है उसमें कंडीशनल सेंटेंस देखा जाता है। जिस भी टॉपिक में टेंस है, जिस भी सिलेबस में टेंस है, उसमें कंडीशनल सेंटेंस हमेशा आएगा तो आएगा। और इसके लिए ही मैंने आज आपकी इस क्लास को डिजाइन किया है। और इस क्लास के अंदर हम कई प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग तरीके के हैं। इसके लिए हम सटीक नॉलेज तब इकट्ठा कर पाएंगे तब हम इसके साथ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपसे रहा ये वादा कि हम क्वेश्चन के साथ साथ उसकी ट्रिक्स, उसके मेथड, उसके पैटर्न, उस सभी को डिस्कस करके चलेंगे जो हमारी पास्ट एग्जाम में हुई है उसमें भी रिलेवेंट था, अभी भी जो एग्जाम उसमें रिलेवेंट होगा और इन फ्यूचर में भी आप कभी देखेंगे तो भी ये रिलेवेंट होगा। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो इस क्लास के बाद आपकी कोई परीक्षा में बाहर चले जाए। शायद ही कोई क्वेश्चन हो, वर बोल रहा हूँ, शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो इस क्लास के बाद आने वाले कोई एग्जाम में बाहर चले जाए, अन्यथा बाहर जाने का चांस नहीं है। हाँ, नाम चेंज होता है, पेपर की लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन मेथड, तरीका, रूल्स सेम होते हैं। ये ही एक ग्रामर की विशेषता है। तो इसीलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस क्लास की और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। एक बार वापस इसको देख लीजिएगा। हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस और मैंने लिखा है ये यूजफुल है ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वह एग्जाम है जो केवल एक दिन में आयोजित करा ली जाती है। जैसे कोई भी एग्जाम की बात करें, हम एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, डिफेंस में किसी पेपर की बात करें, सीएफयू असिस्टेंट कमांडेंट हो गया या एफकेट का पेपर हो गया, उसी प्रकार राजस्थान की भी आप कोई सी बात करें, उसी प्रकार सभी एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को सोचिएगा, देखो, पहले पढ़ो, उसके बाद इसमें हम ट्रिक लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, जो भी होगा सही गलत उसको मार्क करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, इफ दे दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। और ये क्वेश्चन अपने राजस्थान के सीईटी परीक्षा 2024 का पेपर में आया हुआ है, जो भी ग्रेजुएशन लेवल में शिफ्ट नंबर सेकंड में 28/9/2024 को पेपर हुआ था। इसका पहला ऑप्शन था डोंट हैंग, सेकंड है हंग, थर्ड है हैंग, थर्ड फोर्थ है वुड हैंग। अब आपको यहाँ से आंसर सेट करना है। देखो, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इसको मैं आपके सामने सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो एक बार देखो, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे सामने एक शानदार नॉलेज ये थी कि जब भी मैं किसी भी टॉपिक के अंदर अगर सेंटेंस पढ़ रहा हूं, कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, या मैं कभी भी आपके सामने एक टॉपिक पढ़ रहा हूं कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस में एक वाक्य से नहीं, ये दो वाक्य से मिलकर बना होता है। इस बात को समझो। कंडीशनल सेंटेंस जब भी पढ़ा जाता है तो एक वाक्य नहीं, दो वाक्य से मिलकर बना होता है। एक में कंडीशन क्लोज होता है, एक में रिजल्टेड क्लोज होता है। समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा आज बारिश होती है तो मैं कल क्लास लेने नहीं आऊंगा, तो इसमें एक तो बारिश होना कंडीशन है और उसका क्लास लेना नहीं लेना वो उसका रिजल्ट है। तो एक नहीं, दो वाक्य से मिलकर बना है। जब भी कंडीशन होगी तो आप पहचानोगे किसी वर्ड में इफ लिख जाए। इफ जैसे ही आप देखते हो तो ये जो पहला जो वाक्य है
ये अपने आप में कंडीशन बताता है और कंडीशन में शॉर्ट में से लिख रहा हूं। अगला जो वाक्य होगा वो रिजल्ट है, उसको शॉर्टकट में आर कह रहा हूं। तो हमारे सामने जब भी आपके सामने ऐसे मेथड आए तो जिसमें इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा हो या इफ कहीं पर मिलता हो तो उसके बाद हमेशा कंडीशन लिखी जाएगी। अगला वाक्य में रिजल्ट होगा। जैसे ही मैंने इस सवाल में देखा मेरे सामने इफ लिखा है, समझ में आ गया पूरा पूरा सेगमेंट जो है वो कंडीशनल का है। तो जब तक कोमा नहीं लग रहा तब तक पूरा पूरा मेथड अपने आप में कंडीशन का है। तो कंडीशन को शॉर्टकट में सी कह दिया। और अगला वाक्य जो बच गया वो ऑटोमेटिक हमारे सामने रिजल्ट हो गया, चाहे ये कितना ही बड़ा करना हो। दो बात आपको समझनी ही पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। अब कंडीशन में हम इसी क्वेश्चन पर देखें, इसी क्वेश्चन की अगर अप्रोच बनाए तो हमारे सामने ऐसी बन सकती है। अगर कंडीशन अगर पास्ट टेंस वर्क की गई है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे गुरुजी कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, कैसे पता करें इसको पास्ट इंडेफिनिट को। तो मैं इस समय आपको जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ रखे वो तो डायरेक्ट जानते हैं, नहीं पढ़ रखा उनकी हल्की सी हेल्प कर सकता हूं कि किसी वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, अगर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है तो इधर जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा वुड, और वुड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई नहीं। ऐसे हमारा सामने आंसर होना है। अगर दो बात हमने पकड़ ली तो अब देखो पेपर वाला क्या चालाकी करके बैठा हमारे सामने। पेपर वाला ये चालाकी करके बैठा है, कंडीशन देकर क्या पूछेगा, कंडीशन देकर क्या पूछेगा रिजल्ट, या रिजल्ट देकर क्या पूछेगा कंडीशन। कैसे भी पूछे, कंडीशन देकर रिजल्ट पूछे चाहे रिजल्ट देकर कंडीशन पूछे, नियम में कौन सा परिवर्तन होना है। अब जैसे ही मैंने इस सवाल में देखा मेरे सामने रिक्त स्थान दे रखा है कंडीशन में, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है कंडीशन में, और रिजल्ट भरा हुआ है। अब रिजल्ट में क्या है, मुझे दिखा वुड, और वुड के साथ बी, बी अपने आप में बेस फॉर्म होती है, यानी कहने का था फर्स्ट फॉर्म कहते चाहे बेस फॉर्म कहते, दोनों फर्क तो है लेकिन आप बेटर रहेगा इनके साथ आप बेस फॉर्म कह दें, बेस फॉर्म। अगर ऐसा है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, तो इधर हमें खाली स्थान चाहिए, इधर चाहिए हमें विल, सॉरी इधर चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ऑप्शन में देखो फोर्थ में वुड दे रखा है, ये सेकंड फॉर्म के साथ पैसिव नहीं बना सकता। इधर डोंट ये प्रेजेंट में दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। हंग अपने आप में थर्ड फॉर्म है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म और होती है अहंग। तो ये हमारा आंसर निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन में पुनः वही घटना घट रही है। इफ यू इन माई पोजिशन वॉट। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। अब मैं इसकी अप्रोच तैयार कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जैसे सवाल लिखा है इफ यू इन माई पोजिशन व्हाट वुड यू डू। ये सवाल एक कंडीशन की तरफ है लेकिन इसका एक और भी लॉजिक है। इस लॉजिक में क्या समझते हैं कि हम अपने ऑफलाइन क्लासों में या ऑनलाइन क्लास में जहाँ से आप देखते हैं किसी भी सर की, किसी मैम की, या आपने जैसे भी आपसे पढ़ा है, आप इस टॉपिक को जानते होंगे। एक सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी। इमेजिनरी सेंटेंस हमारे सामने होता है, इसको हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी हम कहते हैं। दो प्रकार का नाम है इसका, इमेजिनरी कह लें या हाइपोथेटिकल सेंटेंस कह लें, दोनों ही सेम फंक्शन करते हैं। ये सेंटेंस में एक ट्रिक ये लगाई जाती है, हम तो इस समय ट्रिक या मेथड की बात करें डायरेक्ट, अगर मैं ट्रिक कहूं तो ये कह सकता हूं कि जब भी आपको इफ दिखे, क्या दिखे, इफ, इफ के बाद कभी वॉज, इफ के बाद कभी वुड, कभी सेल और कभी विल, इनका यूज नहीं किया जाता। एक ट्रिक ये पकड़ो, जब भी आपको इफ दिखे किसी वाक्य में उसके बाद वाज, वुड, सेल और विल,
इन चारों का यूज कभी किया ही नहीं जाता। अगर ऐसा कर दिया तो हमारे सामने ग्रामेटिकल ही गलत है और हमारे सामने सवाल रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि हमारी ट्रिक काम करे। अभी ट्रिक काम कर देते हैं। अब हमारे सामने आपको ये बता रखा है, जब भी आपको कौन दिखे इफ के बाद आला वाला सेंटेंस अपने आप में कंडीशन होगा, इस बात को आप जानते हैं। अगला जो वाक्य होगा वो अपने सामने रिजल्ट होगा, इस बात को भी आप जानते हैं। अगर रिजल्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, कौन दिख रही है? सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म नहीं है तो इसके जैसी एक फॉर्म और होगी जिसको बोलते हैं वुड। अगर ये दिख रहा है तो इधर ये निश्चित हो गया, इधर भी टेंस होगा पास्ट। इस बात को पकड़ो, क्योंकि ये दोनों वर्ड अपने आप में टेंस को शो करते हैं। किसको? ये दोनों वर्ड अपने आप में शो करते हैं पास्ट टेंस को, चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे वुड। तो इधर भी ये निश्चित है कि यहाँ पर ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसी का ही यूज किया जाएगा, तो इसलिए इधर भी पास्ट आएगा। अब इधर पास्ट तो ऑप्शन पहला हैज दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है इज, क्योंकि दोनों प्रेजेंट के हैं, दोनों पास्ट के नहीं है। अब आंसर या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। तो एक बात और जानो, हेड का डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता। अगर हेड का यहाँ पर करता तो मुझे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती, इधर भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इधर हेड कोई हमारे सामने पोजीशन नहीं बता रहा, इसलिए ये हेड भी आउट हो गया। और हम ये पढ़ते हैं कि सिंगल सेंटेंस में हेड का यूज होता ही नहीं है, क्योंकि ये बताता है पास्ट ऑफ पास्ट, तो इसलिए हमारे सामने आंसर चाहिए सेकंड। ये सेकंड ही हमारे सामने वेरीफाई करता है, जब भी वर लगता है तो वर आएगा इमेजिनरी सेंटेंस। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, जब भी आपको कौन दिखे इफ के बाद हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल, हमेशा वर आएगा। और वर आएगा तो आगे जब हम देखते हैं तो हमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखते या फिर दिखते वुड, दोनों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। बस ये हमारा लॉजिक है। हमारे सामने ये लॉजिक इधर सेट हुआ, इधर हमें क्या चाहिए, और इसलिए हमारा आंसर वेरीफाई होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ यू इसके साथ इन द कॉलर डोंट मेंशंस इट टू द एनीवन। और ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का पेपर में भी आया है, इसका हम आंसर तैयार करें। हमारे सामने इफ जैसे ही देखा तो मुझे ये पता चल गया अभी अभी की क्लास के अनुसार कि ये पूरा सेगमेंट कंडीशन का है, और अगला सेगमेंट अपने सामने रिजल्ट का है। अब रिजल्ट में हमने पकड़ा लिखा है डू नॉट डू। अगर डू को ध्यान से देखा तो डू इशारा करता है मेरे तेरे से प्रेजेंट टेंस की ओर, इस बात को जाना। तो मैंने अभी अभी ये पीछे ये कहा था कि इफ के साथ विल सेल वुड और वोज का यूज नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमने पहला ऑप्शन देखा हमारे सामने विल, अगले में दो आउट हो गए। अगर अब सोचो, अगर मैं इधर पास्ट रख देता है फाउंडेड, सही फाउंडेड तो वर्ब भी नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, जब वर्ब नहीं है तो इसको भी हटाओ, फाइंड फाउंड होता है, फाउंडेड नहीं होता, तो हमारा आंसर तैयार हो गया पी फॉर बाहुबली। तो इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। कई बार आपको एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहा है और आपको ऑप्शन का यूज करना आना चाहिए। फाउंडेड इसलिए वर्ब नहीं है क्योंकि फाइंड का होता है प्राप्त करना या किसी चीज को मिल जाना। फाउंड, फाइंड सेकेंड फॉर्म होती है इसकी फाउंड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फाउंड। तो अब ये फाउंडेड कहां से आ गया ये भगवान को पता, हमें इसलिए ये आउट हो गया। दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स द कॉलेज विल क्लोज्ड। ये आया है 2013 के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड। देख रहे हो अपने सवाल, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर में आया हुआ है। राजस्थान का टीचिंग एग्जाम का सबसे बड़ा पेपर में से एक है फर्स्ट ग्रेड, और फर्स्ट ग्रेड इसको लेक्चरर कह दे या फर्स्ट ग्रेड का टीचर कह दे, उसके पेपर में आया हुआ है सवाल। अब इस कैसे सोल्व करें? जब हमारे सामने इफ जैसे ही मैंने नजर घूमी, मेरी इफ दिखा, इफ दिखते ही दिमाग बैठ गया पूरा सेगमेंट कंडीशन का है, तो अगला सेगमेंट पूरा रिजल्ट का होगा। अगर कंडीशन मैं इस साइड लिख देता हूं, अगर आपको इफ दिख रहा है तो इफ के साथ आप देखते हैं कहते हैं गुरुजी कंडीशन है,
और अगला वाक्य आप जैसे देखेंगे आप कहते हैं गुरुजी रिजल्ट है। दोनों बात सही जा रही है। अगर ये कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान कैसे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इधर है तो रिजल्ट बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए देखिएगा इसमें जुड़ेगा विल, विल के साथ आएगी बेस फॉर्म। इस बात को रट मार दो। जैसे ही मैंने देखा इधर एस या एस लगा है, मुझे समझ आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिजल्ट बनेगा विल के साथ बेस फॉर्म। विल पहले से दे रहा है, अब बोलने में बेस फॉर्म चाहिए। मस्ट बेस फॉर्म नहीं है क्योंकि ये अपने आप में मॉडल है। श्योरली अपने आप में एडवर्ब है। बीइंग अपने आप में आईएनजी वाली फॉर्म है, और बी की ऐसी फॉर्म हम पैसिव वॉइस में देखते हैं। यहां से हमारे सामने एक ही बच गया बी, क्योंकि बी ही हमारे सामने कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। अब पता कैसे करें कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो पिछले क्लास में दिखा रखा है, इसमें बता देता हूँ। इसकी तीन फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी एज, आर और एम। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो हमें चाहिए बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म कौन है, बी, और बी से ही हमारा सामने आंसर निकल गया। ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। ये जे लोगो पेपर अपना राजस्थान हुआ है 2023 के अंदर, ये आया है उस पेपर में, और उसी के अंदर ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अभी अभी आपको ये बार बार बता के ला रहा हूँ। जैसे ही आप इफ देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल उठता है, सर ये कुछ और नहीं, ये सवाल किस टॉपिक का है, कंडीशनल सेंटेंस का। इस बात को समझते हो ना आप, तो ये बात आपके सामने। अगर इफ के साथ जुड़ रहा है कुछ भी, तो कंडीशन बताने के लिए अगर ये रखा गया है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट। पहचानने कैसे, तो पहचानने का तरीका बता रहा हूं। किसी वाक्य में हेड और साथ में कौन सी फॉर्म जुड़ जाए, थर्ड फॉर्म, तो अपने आप में कंडीशन वाला क्लोज है। अगला वाक्य में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें वुड, वुड के साथ चाहिए हैव, और एव के साथ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस। अब हमारे सामने हमने इस सवाल को तोड़ना चाहा, तो हमारे सामने इफ देखते ही समझा का पूरा पूरा सेगमेंट कंडीशन का है। अगला सेगमेंट पूरा पूरा रिजल्ट का होना चाहिए, लेकिन सवाल तो इतना सही है, इतना सा हो जाए किसी का वो तो रिजल्ट रिजल्ट ही है। अब इधर देखा हमें हेड दिखा है, और हेड के साथ आस वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म दिखी है, तो हमारे सामने इस थ्योरी को वेरीफाई कर दिया इस चीज ने। अगर इसको वेरीफाई हमारे सामने कर दिया, हमारे हेड भी दिख रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही है, दोनों अगर वेरीफाई कर दिया, तो इधर चाहिए वुड के साथ वर्ब की, वुड के साथ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि है भी बेस फॉर्म है। अब चेक करें हमारे सामने आंसर क्या है। क्या हेड आ सकता है, हमें चाहिए वुड, ऑप्शन आउट। क्या केन आ सकता है, नहीं, ऑप्शन आउट। क्या वुड के साथ हैव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आउट। और ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा हैव और ये रहा वुड, और इसी थ्योरी को पूरी तरह वेरीफाई कर गया, तो हमारा आंसर तैयार हो गया थर्ड। उम्मीद है आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, दिक्कत परेशानी समस्या की कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के माध्यम से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अच्छा मार्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए ज्यादातर रिलेवेंट है जिन्होंने इस जो अपने इस फाउंडेशन बैचों में या कहीं पर भी अंग्रेजी को पूरी तरह कवर करके आए हैं, और उनके पास प्रैक्टिस के लिए कोई और एफर्ट की जरूरत थी, इसलिए उनके लिए ये क्लासेस रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन जैसे ही देखो इस सवाल में टूट पड़े सभी के सभी। मैंने कहा था इफ के बाद, मैं वापस लिख रहा हूं, मैंने कहा था आपके सामने इफ के बाद हमेशा कंडीशन लिखी जाएगी, अगला वाक्य में रिजल्ट होगा, इसमें लिखी जाएगी कंडीशन और अगला वाक्य रिजल्ट। अगर कंडीशन के साथ वाला वाक्य में विल, सेल, वाज और वुड, ये चार वर्ड तो मेन समझो, क्योंकि बार बार परीक्षा में आते हैं। इन चारों का यूज
नहीं किया जाएगा। अब इस ऑप्शन में खालिस्तान नहीं दे रखा है, मतलब कंडीशन वाले में, और अगला वाक्य देखते ही पता चलेगा पूरा पूरा रिजल्ट है। कंडीशन में हमेशा विल नहीं चाहिए, तो इस ऑप्शन में विल दे रखा है, आउट हो गया। अब इधर चेक करो विल, ये एक और सेगमेंट तैयार करा रहा है। अब एक और सेगमेंट क्या तैयार करवा रहा है, तो इसको भी देखो। आपके सामने इफ जब भी जुड़ा मिल रहा है तो इसके बाद अगर टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के लाया था। तो मेरे भाइयों रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में कैसे बन रहा है, तो यहां से हमारे सामने खालिस्तान, अब पेपर में आपको चाहे ये दे दे चाहे आपसे ये पूछ ले, कैसे भी आपसे करवा ले, तो इसमें तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी देखो, अगर विल के साथ ड्रिल लिखी है तो विल अपने आप में वो फ्यूचर इंडेफिनिट को इशारा कर रहा है, और विल अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब कहने का अर्थ है ये फ्यूचर इंडेफिनिट को इशारा कर रहा है ये। अब चाहिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट युग के अनुसार आर के साथ आएंगे देखा है कंटिन्यूस बनता है, हैव परफेक्ट बनाता है, तो हमारा आंसर है थर्ड। ये आरपीएस एलडी से 12 का पेपर का सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ आई अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड समथिंग। ये क्वेश्चन अपने सामने हैं, इस क्वेश्चन को आप सोचिएगा और अपने आंसर को वेरीफाई कीजिएगा। ये सेकंड ग्रेड 2014 के पेपर है, अंग्रेजी के में आया है, जो अपने राजस्थान में आयोजित किया जाता है उसी का। इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे सामने दिखा है इफ दिखते ही एक बात दिमाग में खटक गई कि सर पूरा पूरा सेंटेंस अगला होने वाला कंडीशन का है, और अगला जो वाक्य है वो ऑटोमेटिक समझ में आएगा रिजल्ट का है। तो ध्यान से मैं सिखा के लाया था थोड़ी देर पहले, एक बार और बता देता हूँ इसी पेज पर। अगर कोई वाक्य इफ से शुरू हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है उसमें हमें मिल रहा है वुड, वुड है, साथ में हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इधर निश्चित है कि हमारे सामने हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब थर्ड फॉर्म पेपर वाले ने लिख कर दिया हुआ है, अब हमें ओनली क्या चाहिए, बस हेड चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन वाला क्लोज है और ये रिजल्ट वाला क्लोज है। तो इधर ऐसी बात है तो ऑप्शन में देखो थर्ड फॉर्म दे रखे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शुड नहीं चलेगा, आंसर रखा दैट्स फाइन। ये सेकंड ग्रेड राजस्थान का पेपर 2014 में आया है, 7/3/2014 को। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन रखा गया है जो एसएससी सीजीएल की किसी एग्जाम में आया था, सही 2023-24 के आसपास का पेपर है या 25 का पेपर है, उसी में आया है। इसमें आपके सामने एक और बड़ी उलझन दे दी, उन्होंने कह दिया कि इस बार आपको कोई फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं भरना। क्या नहीं भरना? फिल इन द ब्लैंक। कोई भी आपके सामने ब्लैंक आए या कोई भी आपके सामने खालिस्तान आए उसको आपको भरना नहीं है। तो फिर क्या करें अगर खालिस्तान नहीं भरना है तो? अगर आपको कोई खालिस्तान भरना ही नहीं है तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको निकालना है एरर, और एरर बना है एर से, और एर का अर्थ होता है मिस्टेक, और मिस्टेक को भी हम तोड़ना चाहिए तो हम कह सकते हैं रॉन्ग। रॉन्ग मीन गलत। केवल आपको इन चीजों को वेरीफाई करना है कि इस वाक्य में खतर गलत लेता है। तो बस इसी थ्योरी को अब हम मिलकर वेरीफाई करते हैं या मिलकर सोल्व करते हैं। जब भी आपके सामने किसी वाक्य में अनलेस दिख जाए, तो अनलेस जब भी आएगा ना, तो ये दो वर्ड उसमें मिलकर बना है, एक इसमें इफ शामिल है और साथ में इसी में नोट है। जब दोनों वर्ड एक साथ मिलेंगे, इफ प्लस नोट, तो इंग्लिश ग्रामर कहती है कि आपको इफ नोट लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप क्या कह दो, अनलेस। अब इसी के अंदर ध्यान से देखा तो पहला का वाक्य जैसे ही मैंने अनलेस देखा, तो अनलेस जब इफ से आ रहा है तो समझ में आएगा ये वाक्य पूरा पूरा कंडीशन का है, क्योंकि इफ शामिल है, इफ जिसमें शामिल होता है वो कंडीशन का होता है, तो ये पूरा पूरा सेगमेंट कंडीशन का। अगला सेगमेंट को देखा या अगला वाक्य को देखा तो पूरा पूरा रिजल्ट का। अब हमारे सामने गड़बड़ कहां से है उसको चेक करते हैं।
जैसे ही मैंने अनलेस देखा तो अनलेस देखते ही दिमाग में मेरी घंटी बजी कि इसके अंदर इफ भी है और नोट भी है। लेकिन इसी वाक्य में ये नोट क्या कर रहा है यहाँ पर, ये डू नॉट। अरे डू को तो गोली मारो, डू तो आ भी सकता है, लेकिन नोट की कहीं जरूरत है? तो आप कहेंगे मुझे नहीं। तो गड़बड़ किस वाक्य में निकली, इसमें नोट है, तो अनलेस वाला नोट ये। तो हमारा आंसर रहा B। इसी को कहते हैं एरर। एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा समझो। इफ प्लस नोट जब भी मिलता है तो एक वर्ड का निर्माण करता है किसका, अनलेस का। और अनलेस अपने आप में इफ शामिल है तो बता रहा है कंडीशन। तो कंडीशन वाले वाक्य में तो आपको सामने एक ट्रिक और दिखा देता हूं। जब भी आपको किसी वाक्य में अनलेस दिख जाए, क्या दिख जाए, अनलेस, तो उस वाक्य के में कहीं पर भी उस कंडीशन का क्लोज में कहीं पर भी क्या नहीं लगेगा, ये आपके सामने ट्रिक है जो हमारा काम चलाती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन अगला है, इफ आई ए ब्रेड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक करने से पहले मैं पीछे की क्लास में बता के लाया था आज ही या पिछले क्वेश्चनों में कि इफ के साथ जो वाक्य आएगा वो कंडीशन होगा, अगला वाक्य रिजल्ट होगा। सभी इस बात को जानते हैं। अगर कंडीशन वाला वाक्य में कभी वॉच, कभी भी, कभी सेल या कभी वुड, ये चारों नहीं आ सकते। इस बात को पकड़ के चलो, ये चारों आ ही नहीं सकते। कौन कौन, वॉच, विल, सेल और वुड। जब चारों नहीं आ सकते तो वॉच क्या कर रहा है, हटाओ। आई के साथ हैव बीन, बीन अपने में बी की थर्ड फॉर्म है। ये तब होता जब इधर रिजल्ट वाला सेगमेंट अगर पास्ट में इशारा करता, तो ये भी आंसर होगा। अब चेक करें इधर, इधर हमारे सामने वुड सेकंड फॉर्म लिखी है, तो इधर भी हमें पास्ट ही चाहिए क्योंकि पास्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो एम की जरूरत नहीं है, हमारे सामने आएगा पर। और इसी प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस, दैट्स फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और एक बेहतरीन ब्रिलियंट का क्वेश्चन है। इससे बेस्ट मैं मानता हूं कि कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है वापस एरर की। पेपर वाला एरर पूछ रहा है, एरर कहां पर है। अब एरर कैसे पता करें, एरर का अर्थ अभी पता चलाया था, मिस्टेक। दोबारा लिख देता हूं। एरर का अर्थ होता है मिस्टेक। मिस्टेक को हम कह सकते हैं एरर। एरर इसी से बना है, एरर का अर्थ है गलती, त्रुटि, हिंदी में कहते हैं। या हम इसे बोल सकते हैं कोई रॉन्ग सेंटेंस या रॉन्ग वर्ड कहीं पर ऐड है। मैं एक बात आपको यह बताता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन इफ से शुरू हो, अनलेस से हो, अनटिल से हो, या एज सून एज से हो, एज लॉन्ग एज से हो, या फिर कोई सेंटेंस सपोज से हो, ये चार वाक्य से, ये चार पांच छह वाक्य से कोई भी सेंटेंस शुरू हो, तो एक साथ दो वाक्य साथ में नहीं आ सकते। या तो आप किसी वाक्य में सपोज को लगा लो या फिर किसी वाक्य में इफ लगा लो, लेकिन कहता यह है दोनों में से एक लगाओ, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। यानी कहते हैं इनमें से बोथ वर्ड, बोथ यानी दोनों, डजंट कम्स टुगेदर, डजंट कम। टुगेदर, ये दोनों वर्ड एक साथ या दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते। या तो इफ लगा लो, अनलेस लगा लो, या आपके सामने सपोज लगा लो या इफ लगा लो, तो मतलब समझ में यहां से आएगा कि पूरा पूरा वाक्य में यही गड़बड़ है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर रहा है। तो इसके साथ ही आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार आपकी कोई भी एग्जाम होगी, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं।
तो आज के लिए इतना ही, समय हमारी इजाज़त नहीं देता, और आज के लिए इतना ही। हमारे सामने चौथी क्लास आपकी कंप्लीट हुई। जो भी बच्चे बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी पटवार या फिर राजस्थान की कोई भी एग्जाम या सेंटर की कोई भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं, तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं, और अपनी तैयारी को ब्रिलियंट रखें। आपका फ्यूचर उज्जवल हो। थैंक यू वेरी मच।